वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। 22 मई को दिल्ली के तीनों नगर निगम एक हो जाएंगे और इस तरह 10 साल बाद एमसीडी अपने अस्तित्व में लौटेगा। प्रशासनिक स्तर पर सुधार और निगम की क्षमताएं बढ़ाने के लिए नगर निगम का विभाजन किया था, लेकिन अब फिर से तीनों निगम को एक किए जाने की जरूरत महसूस हुई। इसको दिल्ली नगर निगम नाम दिया। तो दिल्ली के तीनों नगर निगम एक हो जाएंगे। इस तरह से अब 10 साल के बाद एमसीडी अपने अस्तित्व में लौटेगा। प्रशासनिक स्तर पर सुधार और निगम की क्षमताएं बढ़ाने के लिए निगम का विभाजन किया गया था, लेकिन अब फिर से तीनों निगम को एक किए जाने की जरूरत महसूस हुई है। बहुत सारी वजह इसकी हो सकती हैं जिसको लेकर इसकी जरूरत महसूस हुई है। इसको दिल्ली नगर निगम नाम दिया गया है क्योंकि कहना यह है कि तीनों एमसीडी जिस तरीके से हैं उतना सुधार काम में नहीं हो पा रहा है जितना शायद एक एमसीडी बनने के बाद हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों की तनख्वाह उनको नहीं मिल पा रही है। एक एमसीडी एक हो जाने के बाद संवाद अच्छा हो सकेगा लोगों के बीच में, एमसीडी के बीच में, और जो सामंजस्य है वो उसको भी एक करने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही है। दिल्ली नगर निगम का एकीकरण किया जा रहा है, इसको अलग अलग नजरिए से सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय देख रही हैं और कई तरह के सवाल भी उठा रही हैं कि इसको एक करने की जरूरत क्या है। अब तक जैसा काम किया जा रहा था, क्या उस क्षमता से नहीं किया जा रहा था जैसे कि अब किया जाएगा? आपको बता दें कि जिस तरीके का अब तक काम किया जा रहा था, आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, लेकिन एमसीडी अब एक हो जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि किस तरह का संवाद लोगों के बीच में और एमसीडी के बीच में होगा, कितना फायदा होगा। कर्मचारियों की सैलरी अब तक इसकी वजह से अटकी हुई है। केंद्र की तरफ से एकीकरण को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी विरोध है। 10 साल के बाद अपने अस्तित्व में एमसीडी लौटेगा। 10 साल के बाद ये जो परिवर्तन हो रहा है ये होगा। आपको बता दें कि 10 साल पहले, अब से 10 साल पहले यानी 2012 में 3 एमसीडी बनाए गए थे, यानी तीनों को अलग अलग किया गया था। और अब 10 साल के बाद एमसीडी को एक किया जा रहा है, उसका एकीकरण किया जा रहा है। बहुत सारी इसकी वजह है, लेकिन फिर भी लड़ाई एमसीडी को लेकर हो रही है, नगर निगम को लेकर फिर भी लड़ाई हो रही है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। 22 मई से दिल्ली के तीनों नगर निगम एक हो जाएंगे। तीनों नगर निगम एक हो जाएंगे। 22 मई से केंद्र की तरफ से एकीकरण को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत सारी इसकी वजह बताई जा रही है, लेकिन फिर भी कई तरह के सवाल इसको लेकर उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि निगम आयुक्त के नाम की भी घोषणा हो सकती है। तीनों नगर निगम एक करने के लिए एमसीडी चुनाव टाले गए। एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली थी, लेकिन उस तारीख को टाल दिया गया। उसको भी लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी को लगता है कि एमसीडी में हार होगी और यही वजह है कि अब तारीखों को टाल दिया गया है। आगे तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनावी तारीखों के ऐलान को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। 30 मार्च को लोकसभा में पारित हुआ था दिल्ली नगर निगम संशोधित बिल। 1958 की अगर बात करें तो दिल्ली नगर निगम की स्थापना हुई थी। बुधवार को उत्तरी नगर निगम के महापौर का कार्यकाल पूरा हुआ। 20 मई को दक्षिण निगम के महापौर का कार्यकाल पूरा होगा। 22 मई को पूर्वी दिल्ली के नगर निगम का कार्यकाल पूरा होगा। तो बहुत सारी इसकी वजह बताई जा रही है। एमसीडी के अपने अलग तर्क हैं, बीजेपी के अपने अलग तर्क हैं और आम आदमी पार्टी के अपने अलग तर्क हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ मुकेश सूर्यान, मेयर दिल्ली साउथ एमसीडी के जुड़े हुए। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एकीकरण की बात चल रही है, अब एमसीडी का एकीकरण हो जाएगा, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? ये हो गया एकीकरण तो बड़ी अच्छी पहल है। मैं भारत सरकार को, माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, पूरे निगम की तरफ से, पूरी दिल्ली की जनता की तरफ से। उन्होंने दिल्ली के लिए सोचा, दिल्ली के बारे में सोचा। पूरी दिल्ली इसका स्वागत कर रही है, पूरी दिल्ली इस पहल का स्वागत कर रही है। सभी लोग साधुवाद दे रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी को, भारत सरकार को,
ये एक अच्छी पहल की है, दिल्ली को बचाने की एक पहल है, दिल्ली को विकास को आगे बढ़ाने की पहल है, क्योंकि जिस गति से दिल्ली का विकास होना चाहिए था पिछले वर्षों में, एक राज्य सरकार के कारण, फंड रोकने के कारण, उनके राजनीतिक व्यवहार के कारण, उनके अपने मंसूबों के कारण जिस तरह दिल्ली का विकास रोका गया, उस तरह से मुझे लगता है दिल्ली के विकास को गति मिलेगी और वाकई में दिल्ली लंदन पेरिस की ओर चलेगी। एक चीज और आप यहाँ से समझेंगे, क्योंकि अब एकीकरण तो हो ही जाएगा, क्या इसकी जरूरत थी? आम आदमी पार्टी ने तीखा विरोध इसका किया है। देखिए, अच्छे कामों का विरोध करना तो धर्म है आम आदमी पार्टी का। इनके मैनिफेस्टो में है कि कोई भी अगर अच्छा काम होता है, मेरी आवाज वापस आ रही है मुझे? जी जी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। आम आदमी पार्टी के जी। मैनिफेस्टो में, उनके धर्म में, उनकी राजनीति में लिखा है कि जब जब देश में कोई अच्छा काम होगा, चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकी को मारने का काम हो, 370 हटाने का काम हो, या 35A को हटाने का काम हो, या राम मंदिर बनाने का काम हो, तब तक आम आदमी पार्टी ने विरोध करने का काम किया है। लेकिन जब राम मंदिर की नींव रखी गई है, जब रामलला को लाने की बात आई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जाकर मत्था टेका है। आज दिल्ली को जब एकीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये राज्य सरकार से ही पूछना चाहिए दिल्ली की जनता को। अगर इन्होंने निगम को पैसा दिया होता, निगम के साथ सहयोग किया होता, निगम के साथ सोतेला व्यवहार न किया होता, तो आज जरूरत नहीं पड़ती, राज्य सरकार अपना काम कर रही थी। लेकिन राज्य सरकार को दिल्ली की चिंता ही नहीं थी। केंद्र सरकार को दिल्ली की चिंता को एकीकरण करने के लिए इसका कानून लाना पड़ा स्पेशल, ताकि दिल्ली का जो विकास है, दिल्ली की जो गति है, दिल्ली में जो डेवलपमेंट में काम होने थे, दिल्ली के लोग जो देख रहे थे दिल्ली की तरफ को, उनके जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए दिल्ली को एकीकृत करना पड़ा है। मुकेश जी, सवाल लगातार उठते हैं तारीखों को लेकर। इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी का बार बार यही कहना है और सवाल भी बार बार यही उठते हैं कि बीजेपी को अपनी हार का डर था और उस हार के डर की वजह से एमसीडी चुनाव की तारीखों को टाल दिया गया। चुनाव आयोग पर भी यहाँ तक सवाल उठाए गए थे। काजल जी, देश में पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। देश में हर वर्ष अनेकों राज्यों में चुनाव होते हैं, अनेकों निकायों के चुनाव होते हैं। अभी हाल फिलहाल में असम में चुनाव हुआ है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में जीत करके आई है। और 5 राज्यों में पिछले 3 महीने पहले चुनाव हुए, 4 में हमने प्रचंड बहुमत के साथ हमने जीत हासिल की है। दिल्ली में चुनाव नगर निगम के होने हैं तो 4 महीने बाद हो जाएंगे। दर्द क्या है मैं बताता हूं आपको, आम आदमी पार्टी को भी समझ में आएगा। दर्द ये नहीं है चुनाव टल गए, दर्द ये है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली की जनता से जो धोखा किया। दिल्ली के अनेकों कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी में एक अच्छी पार्टी सोच कर आए थे, उनसे 70 लाख रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए तक का टिकट के नाम पर पैसा, कई सौ करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है। अब वो पैसा वापस करने की बारी है। कार्यकर्ता चिल्ला रहा है, अच्छा लोग इनके धरने दे रहे हैं, इनके मंत्रियों की पोल खोल रहे हैं कि हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमें अब चुनाव नहीं लड़ना। दिक्कत वहां है, चुनाव आगे हो गए, चुनाव टल गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग जब चुनाव कराएगा, दिल्ली का परिसीमन जब ठीक हो जाएगा, चुनाव हो जाएंगे। और उसमें 4 महीने में, 5 महीने में क्या फर्क पड़ता है, 2-2 हाथ तब भी हो जाएंगे, तब भी रिजल्ट आएगा। चुनाव का डिक्लेरेशन तो रिजल्ट तो आएगा ही ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आम आदमी पार्टी अपने आप ही तय कर लेती कि हम जीत रहे हैं। ये भाई साहब गोवा में भी पूरी सरकार बना रहे थे, उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे, मणिपुर में भी सरकार बना रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी भारी बहुमत से आ रहे थे। ये हर जगह कहते हैं कि ये राज्य हमें दे दो, हम इसके सुधार देंगे। केरल में जाके कहते हैं कि दिल्ली में इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं, वहां 24 घंटे बिजली आती है। हर दिन दिल्ली के अंदर सैकड़ों नई इन्वर्टर की दुकानें खुली हैं। अगर हम किसी भी अच्छी कंपनी से जो इन्वर्टर बनाती है, जो बैटरी बनाती है, अगर उससे उसका प्रोडक्शन का डाटा लेंगे तो वो हर साल दिल्ली का प्रोडक्शन, उनका जो सप्लाई वो बढ़ रही है बैटरी की, इन्वर्टर की। ये इनसे पूछ लीजिए आप। अच्छा मुकेश जी, बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं और कर्मचारियों की जो तनख्वाह है ये मुद्दा बना हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पूर्वी नगर निगम के कर्मचारी हैं जिनको 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। उम्मीद करें वो कि अब उनको वेतन मिल जाएगा एकीकरण के बाद। सहमत हूँ, कहीं ना कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पे लगाम लगाने की कोशिश की है और जितने भी हमारी धारा थी उन सबसे राज्य सरकार का जो गवर्नमेंट जो वर्ड था जिसमें राज्य सरकार को आता था, उसको हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में अधीन किया है, चिन्हित किया। क्योंकि आज के बाद जो भी एकीकरण के बाद में कोई भी अगर होगा
तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होगा। जो हमारा निगम का पैसा था 13,000 करोड़, सैलरी कहां से जाए? वो तो इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में लगा दिया। ठीक, चारों राज्यों में जाकर के चुनाव कर रहे हैं, हर जगह जाकर के आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की जो गाड़ी कमाई है, टैक्सी कमाई है, जो निगम का डेवलपमेंट का पैसा है, जो निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह है, उसको ये लोग अपने प्रचार में उड़ा रहे हैं। तो पैसा कहां से देंगे? ठीक। हमारे साथ इस समय प्रेम चौहान आप नेता भी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम जी, एकीकरण होने जा रहा है नगर निगम का, दिल्ली नगर निगम का एकीकरण होने जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एमसीडी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसके एकीकरण को लेकर लगातार सवाल उठा रही है, और अभी मुकेश जी को भी आपने सुना। देखिए, सवाल तो वाजिब है, उसमें कोई गलत बात नहीं, और लोकतंत्र में सवाल उठाने भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर सवाल उठाए जाएंगे तो और बेहतर हो सकता है, ये भी एक पहलू होता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने उनका जो पैसा था वो सारा प्रचार में लगा दिया, तो मैं जानना चाहता हूं ऐसी कैसी गूंगी बहरी सरकार है भाजपा की, जिसके पास सीबीआई है, एसीबी है, ईडी है, सारी जांच एजेंसियां, उसके बाद भी एक सरकार इस तरीके से पैसा कहीं और उड़ा देती है और एक कुछ कर नहीं पाते। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई बीजेपी बिल्कुल फेल है। एक बात। दूसरी बात, सवाल ये था कि साउथ एमसीडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं प्रेम जी, आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने इतना पैसा उड़ा दिया है प्रचार में? आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपने उड़ा दिया है और केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पा रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं उड़ाया, ये झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इनके पास ईडी, सीबीआई तमाम चीजें थी, ये बिल्कुल पकड़ लेते। सिर्फ एक ही पार्टी सच्ची है, वो आम आदमी पार्टी है, उनके नेता सच्चे हैं। अभी इनके दिल्ली के एक कार्यकर्ता है दीपक माटू, वो रोज चिल्ला रहे हैं चैनल पे, टीवी पे, कि मैंने सत्येंद्र जैन को 1 करोड़ 15 लाख रुपए टिकट के लिए दिया है, मेरा वापस करा दीजिए। ये मुंह छुपाता घूम रहे हैं उन लोगों से। मुकेश जी सुन लीजिए, पहले इनको सुन लीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, सुन लीजिए पहले। ये सब अनारगल चीजें हैं, कुछ भी बोलने से ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक तरीका समझा देता हूँ। जैसे साउथ एमसीडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ये बीजेपी मानती है और बाकी लोग भी मानते हैं। ईडीएमसी और एनडीएमसी जो है थोड़ा डाउन थे। अब डाउन में होता क्या है, केंद्र सरकार को करना ये चाहिए था कि जैसे साउथ एमसीडी है उस पर सक्षम है, बाकी तो एमसीडी सक्षम नहीं है, तो उनको भी पैसा देके और बराबर लेवल पे लाके उनको भी सक्षम कर देते। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुनवाई हो, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स हो। लेकिन भाजपा उसके उलट कर रही है कि मेंबर्स को कम करने जा रही है, 200 से अंदर लाने जा रही है, तो जो लोग हैं वो अपनी सुनवाई के लिए कम से कम पहुंच पाएंगे। आज ये था कि 272 पार्षद थे, वो हर गली मोहल्ले के बाहर पार्षद का ऑफिस था, वो उस तक जा सकते थे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक तो ये विघन आएगा। दूसरी चीज ये है कि जो अलग थे वही लोग बाद में चलाएंगे, एक करने के बाद अधिकारी भी वही होंगे, नेता भी वही होंगे, तो चेंज क्या हो जाएगा मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। आज भी कर सकते हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो। ठीक है मुकेश जी, आप सवाल बार बार उठ रहे हैं और बार बार सवाल यही उठ रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो एक मिनट, सवाल आपसे मेरा ये है मुकेश जी, क्या वास्तव में तीनों नगर निगम अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाई? अगर नहीं दे पाई तो क्या एकीकरण के बाद अच्छा दे पाएंगी? नहीं, अभी इन्होंने खुद बोला है कि साउथ अच्छा कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट अच्छा नहीं कर रहा था। उसका रीजन था, इन्होंने साउथ का पैसा भी काट के नॉर्थ को देना शुरू किया, नॉर्थ ने परफॉर्म करना शुरू किया तो फिर साउथ को देना शुरू कर दिया, फिर साउथ का भी रोक लिया, फिर ईस्ट को देना शुरू कर दिया। इसने थोड़ा ठीक किया तो फिर तीनों का रोक लिया। कोर्ट का आदेश है, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, दो आदेश है, 1028 करोड़ रुपए साउथ को देने के लिए इन्होंने कोर्ट का आदेश की भी अवहेलना करने का काम किया है। ये ऐसी पार्टी है, इनके पास ना नेता है, ना नियत है, नीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, नियत भी है और नीति भी है। इसलिए हमने इसको एकीकरण का फैसला लिया है। हम दिल्ली के इसकी बात कर रहे हैं, हमने अपने पार्टी इसकी बात नहीं करी। अगर इनको थोड़ी भी शर्म होती तो दिल्ली के विकास का पैसा एमसीडी को पंगु बनाने का काम नहीं करते। मुकेश जी, जो कर्मचारी इस समय तनख्वाह को लेकर परेशान है, वो उम्मीद कर ले कि एकीकरण के बाद उनको तनख्वाह मिल पाएगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनको उम्मीदें हैं। बिल्कुल, हम कर्मचारियों के साथ हैं और हम कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए हमने फैसले लिए हैं। हमने प्रॉपर बताया कि जो पेंशन है उनको पेंशन नहीं मिल रही है, जो रिटायर लोग होते हैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल रहे, लोगों को मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहे, लोगों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन राज्य सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी का विस्तार होना चाहिए, सब राज्यों में इनकी सरकार बननी चाहिए। हर जगह जाओ, झूठ बोलो, झूठे वादे करो और फिर जनता को छोड़ दो।
ठीक है, प्रेम चौहान जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए प्रेम। ये अपनी बात कर रहे हैं कि इन्हें बंगाल में भी जगह जगह जाके अपनी पार्टी का विस्तार करना है और नाम ले रहे हैं आम आदमी पार्टी का। इन्हें पेट में दर्द यही है कि आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, पंजाब ने एक्सेप्ट कर लिया, हिमाचल में एक्सेप्ट कर रहे हैं, गुजरात में एक्सेप्ट कर रही है वहां की जनता। इनको डर यही है कि आम आदमी पार्टी पैर पसार रही है, उसका डर लग रहा है। मेयर साहब एक बार मुझे अपनी बात, मैंने आपके बीच में नहीं बोला मेयर साहब, देखो मेयर साहब ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, यही आपका तरीका है दबाने का। आप किसी को बोलने नहीं देते हो, आप ये तानाशाही नहीं चल रही है, आप चुप रहिए, आप बोलने दीजिए, ये तानाशाही नहीं चल रही है। अगर आपने बोला है तो दूसरे को भी सुनो, सुनने की क्षमता होनी चाहिए मेयर साहब। मेयर साहब ऐसे देश नहीं चलेगा, गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा, तानाशाही से देश नहीं चलेगा। अगर आपने बात कही है तो जवाब सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए मेयर साहब, सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। अगर बोला है आपने तो सुन भी लीजिए, अगर बोला भैया, अगर आपने बोला है तो करिए। काजल जी मुझे लगता है आपको नहीं, आप बोलिए प्रेम चौहान जी, अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। मुकेश जी सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए एक बार। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। 8 साल से बीजेपी, मेयर साहब 8 साल से भाजपा नगर निगम में है और केंद्र में भी है, तो 8 साल में आज एकदम से अचानक आपको क्या हुआ कि एकदम से चुनाव आने वाले थे, उस समय आपने रोक दिया? 1 साल पहले आप रोक के 3 कर लेते, आप 2 साल पहले कर लेते, आप 4 साल पहले कर लेते, 2017 में कर लेते। मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप होगी अच्छी पहल तो 8 साल से क्यों नहीं हुई? पंजाब की प्रेम चौहान जी इस पर मेरा सवाल सुनिए। प्रेम चौहान जी इस पर मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि आम आदमी पहले ही सब कुछ तय कर लेती है कि हम जीतेंगे और बीजेपी हारेगी। आम आदमी पार्टी की कमजोरी है कि सब कुछ अपने आप तय कर लेती है, ये उनका कहना है। आपसे पहले कहा था ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि सब कोई कह सकते हैं कि हम जीतने वाले हैं, ठीक है। और आप सुन लीजिए प्रेम भाई, वो फॉर्मूला बताइए। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़। इस वक्त की बड़ी खबर, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शामिल हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं सुनील जाखड़। बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सुनील जाखड़ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका पंजाब में लगा था, लेकिन अब बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट, हालांकि कयास इस तरह के लगाए जा रहे थे कि शायद सुनील जाखड़ बीजेपी में जा सकते हैं, और अब वही हो चुका है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, उनकी मौजूदगी में सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल होते हुए देखिए। जेपी नड्डा खुद उनको सदस्यता दे रहे हैं बीजेपी की, शामिल हो चुके हैं सुनील जाखड़ बीजेपी में। जेपी नड्डा खुद इस समय मौजूद हैं यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और उसके बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन के तुरंत बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था और बीजेपी के लिए एक बड़े प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत सारी कमियां बताई गई थी, पार्टी की कमियां बताई गई थी, आलाकमान को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, अंबिका सोनी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, हरीश रावत को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। पार्टी आलाकमान को लेकर कई सवाल उठाए गए थे जब सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दिया था और पार्टी के बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा था आलाकमान पर सवाल उठाते हुए। लेकिन आज बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी में सुनील जाखड़ शामिल हो गए हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पंजाब में जनाधार को बढ़ाते हुए बीजेपी इस समय नजर आ रही है। एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग 3.5 दशक राजनीति में एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपने कई जिम्मेवारियां निभाई हैं, प्रदेश के कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे, एलओपी भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में लंबे अरसे तक रहे और एक अपनी खास छवि पार्टी से अलग हट करके आपने स्थापित की और किसानों के नेता, युवाओं के दिलों में जगह, एक ईमानदार छवि के साथ आपने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है।
आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और मजबूती प्रदान करें। पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट, more than 550 kilometers border is along with Pakistan. There are issues related to drugs. There are issues related to terrorism. There are issues where it is the endeavor from the Pakistan side is to make it a gateway for all activities which is going on, which may be which may be detrimental to India. तो ऐसे में राष्ट्रवादी ताकतों का मजबूत होना पंजाब में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ईशा, सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन जिस दिन कांग्रेस को झटका लगा था उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए कई गंभीर आरोप उन्होंने कांग्रेस आला कमान पर लगाए थे कांग्रेस पार्टी छोड़ने से पहले, क्योंकि एक बहुत बड़ा कांग्रेस में हिंदू चेहरा है सुनील जाखड़, और कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आरोप हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। लेकिन जिस तरीके से सुनील जाखड़ ने आज बीजेपी का दामन थामा है, उससे कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बीजेपी कहीं तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रही हैं कि उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे और लग यही रहा था कि सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल होंगे, और वही हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। आज जेपी नड्डा ने कहा है कि उनकी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा पार्टी की, बीजेपी की देखते हुए वो आज पार्टी में शामिल हुए हैं। सुनील जाखड़ आज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक अनुभवी नेता, अनुभव राजनीति का रखने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके अलावा अन्य कई पदों पर रह चुके हैं। ये बात खुद आज जेपी नड्डा ने भी कही है, और यही वजह है कि जेपी नड्डा ने ये कहा है, एक अनुभवी नेता आज उनको मिल रहा है, एक अनुभवी नेता आज उनकी पार्टी को मिल रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस को बड़ा झटका, जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा है 5 राज्यों में हार के बाद, अब उसके बाद नेताओं का पार्टी छोड़ना। और इसी बीच कांस फिल्म फेस्टिवल में अनुराग ठाकुर इस समय मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। Filmmaker Chetan Anand's film Neecha Nagar in 1946, and 1 decade later it was the Indian filmmaker Satyajit Ray, Pather Panchali won the Palme Award, and I'm sure over the last so many decades Indian cinema has been entertaining not only the Indians but the people world over. In the year 2013, it was Mr. Amitabh Bachchan who was invited to open the festival, and over the years, numerous members of Indian film industry have served on the Cannes jury, as we have Mr. Shekhar Kapoor also amongst us today. India intends to give you, the global audience, a flavor of the country's cinematic excellence, technological prowess, rich culture, and illustrious heritage of storytelling. India Red Carpet presence captured the diversity of our cinematic excellence, not only in the terms of representation of actors and filmmakers from various languages and regions, but also the OTT platforms with a strong presence of music composers and a folk artist who have enthralled audiences, young and old. Indian startups from the media and entertainment sector are also present to showcase their technological prowess and pitch to the world from the world of AVGC, along with a strong delegation of animation professionals from the sector. The celebration of India at Cannes and the recognition of our cinematic excellence the world over is set to manifest the country
into the content hub of the world. Today, the flavor, the choice, and narrative has shifted from the Eden in the West and settled in the East. India's journey has been beautifully captured and narrated through cinema. फ्रांस की तस्वीर आप देख रहे थे, अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।